वरना अमूमन जो है ना ये ग्लोबल सर्विस के तौर पे काउंट होता था। ठीक है, तो इसको टेक्निकली हम ग्लोबल सर्विस ही कहते हैं, बट अभी 2026 के अंदर इन्होंने अलग अलग रीजन्स भी ऊपर लॉन्च कर दिए, पहले नहीं होता था ऐसा। अच्छा, S3 स्टोर डाटा एज एन ऑब्जेक्ट वाइल रिसोर्सेज कॉल बकेट्स। बकेट्स जो हैं वो OU होते हैं या वो फोल्डर्स आप कह लें, ठीक है, जिनके अंदर आप डाटा रखते हैं, बट फोल्डर इसके अंदर एक्चुअली बनते हैं। बकेट को मैं अपनी ज़बान में बोलूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग बता दिया करें ना यार, अगर शेयर या कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, सो बकेट क्या चीज़ है, लास्ट टाइम हमने बकेट बनाई भी थी। बकेट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का पार्ट होता है, और एक बकेट के अंदर आप मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं, और एक फोल्डर्स में आप अनलिमिटेड डाटा भी रख सकते हैं। ठीक है, बकेट जो है वो AWS मैनेज करता है, उसी में आप परमिशंस लगाते हैं, उसी के अंदर आप लाइफ साइकिल पॉलिसी लगाते हैं, और उसी के थ्रू आपको जो एक्सेस देना होता है वो आप उसी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों प्रोवाइड कर रहे होते हैं? ताकि जो कनेक्टिविटी है वो उसके साथ बन सके इजीली। ठीक, कनेक्टिविटी को बनाने के लिए हम लोग जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, मज़ीद आगे की तरफ जाते हैं हम लोग इसके अंदर। तो यूज़र कैन स्टोर ऑब्जेक्ट वर्चुअली इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, यानी कि आप अपना ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट होता क्या है? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट बता दें। तो ऑब्जेक्ट आपकी PDF फाइल हो सकती है, ठीक है, PDF फाइल के अलावा आपका स्टोरेज के अंदर आपकी JPEG फाइल हो सकती है, ये प्रेजेंटेशन जिसको आप पढ़ रहे हो ये हो सकता है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो कि हम लोग अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव पे, ये हो सकता है। इस तरह की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। S3 के जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके स्टोरेज के ऊपर, कितना डाटा आप रख रहे हो। उसके बाद डिपेंड करता है उसके डाटा एक्सेलरेशन पर, कि डाटा कितना एक्सेलरेट हो रहा है, एंड उसके साथ उसमें डाटा आपने कौन सी स्टोरेज क्लास में रखा हुआ है। आया कि आपने उसको वहाँ रखा हुआ है अपना क्या कहते हैं स्टैंडर्ड में रखा हुआ है, आया कि आपने उसको जो है वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रखा हुआ है, या आया कि आपने उसको ग्लेशियर में रखा हुआ है। तो फारूक अपना कैमरा बंद कर लें प्लीज़ आप। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये बेसिकली आपके पैसों को डिसाइड करती हैं कि आपके पैसे जो है ना वो कितने बनेंगे। ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, मज़ीद आगे चलेंगे। पुट प्राइमरी मीन्स अपलोड एन ऑब्जेक्ट, और गेट मीन डाउनलोड, यानी कि अगर आप अपलोड कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो अपलोडिंग में आएगा, या पुट कर रहे हैं, पुट का जो लफ्ज़ है ना वो अपलोडिंग में आता है, और गेट का मतलब है आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है पुट में और गेट में डिफरेंस। ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, ये लिंक जब भी आप बकेट बनाते हो ना तो ये लिंक आपको उसमें मिलता है। क्यों? तो ये लिंक आपको इसलिए मिलता है क्योंकि इस लिंक की वजह से आप जो है अपना जो डाटा है वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इसलिए ये आपको मिलता है। ठीक है, अब टाइप्स कौन कौन सी हैं? S3 स्टैंडर्ड है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, ठीक है ना। उसके अलावा S3 ग्लेशियर आ जाता है आपके पास, और उसके बाद फिर आपके पास ग्लेशियर के अंदर ही फिर आर्काइविंग भी होती है। आपकी जितना भी आर्काइव डाटा होता है वो सब का सब यहाँ पर होता है। स्टोरेज क्लास की बात करेंगे तो हमारे पास S3 स्टैंडर्ड आ जाता है।
हाई ड्यूरेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। S3 स्टोरेज क्लास जो होती है वो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पर होती है। ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल मौजूद है इसके अंदर, यानी कि आप जब ग्लेशियर में डाटा रखते हैं जो कि लंबे अरसे के लिए रखना होता है, उसकी रिट्रीवल आपको यहाँ मिल जाती है। फ्लेक्सिबल रिट्रीवल आपको मिल जाती है। ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे तो डीप आर्काइव आता है। ये डीप आर्काइव क्या चीज़ है? डीप आर्काइव बेसिकली डाटा को लंबे अरसे के रखने के लिए होता है, ठीक है। और डीप आर्काइव से डाटा निकालने में भी टाइम है, 12 घंटे, और बल्क हो तो 48 घंटे तक लग जाते हैं। यानी कि 2 दिन लग जाएंगे आपको सिर्फ डाटा को निकालने में यहाँ से, ठीक है। इंटेलिजेंट टीयरिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? इंटेलिजेंट टीयरिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम जो है वो डिसाइड करवाते हैं कि यार कहाँ पे हमें अपना डाटा रखना चाहिए। ये वो जगह बता देता है हमें। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। यानी कि आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता कि भाई मैं अपना डाटा कहाँ रखूं। ये जो है वो डाटा आपको खुद बताएगा कि यहाँ रखो, क्योंकि स्टैंडर्ड जो होता है वो सबसे ऊपर वाला होता है। स्टैंडर्ड के अंदर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है। उसके नीचे जो होते हैं उसमें फिर डिफरेंट कॉस्ट आ रही होती है। तो ये वजह होती है। इंटेलिजेंट ईयरिंग में अगर आप रखते हैं तो खुद डिसाइड कर लेता है, ये आपको बार बार हिलाना नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इस डायग्राम को जरा गौर से देख लें। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर इंटेलिजेंट ईयरिंग आ रही है। एक्सेस पैटर्न को मॉनिटर करेगा, कितनी देर में डाटा एक्सेस हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ये तमाम चीजें जो है ना, ये आपको बताता रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, मजीद आगे की तरफ हम जाते हैं तो इसके अंदर आप गौर से देखें तो इसके अंदर फ्रीक्वेंट एक्सेस का भी आ रहा है और इनफ्रीक्वेंट का भी आ रहा है और आर्काइव का भी आ रहा है। अब डाटा जैसे जैसे आगे जाता रहेगा वैसे वैसे ही आपको बताता रहेगा कि किस तरीके से आपने जो है वो डाटा को रखना है। अगर आप इसमें डाटा रखते हैं तो आप इस फिक्र से आज़ाद हो गए कि आपने बार बार डाटा को स्टैंडर्ड में डालना है या हटाना है। ये तमाम चीज़ों से आप आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से डाटा रखते हैं तो ये बात अपने माइंड में रख लीजिएगा कि आपने डाटा को खुद मैनेज करना होगा, उसके पैसे वगैरह खुद मैनेज करने होंगे आपने। S3 की स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करूं तो S3 का बैच ऑपरेशन जो है वो कॉपी बिटवीन बकेट, रिप्लेस, ऑब्जेक्ट टैग, वर्जनिंग, ये तमाम चीज़ें जो है ना इसमें आपको मिल रही होती हैं। अच्छा जी, वर्जनिंग क्या चीज़ होती है, कोई बता सकता है मुझे? वर्जनिंग हम कहते किसे हैं? वर्जनिंग बेसिकली उसमें भाई जैसे डाटा में चेंजेस आते रहते हैं ना, तो वो उस चेंजेस को न्यू वर्जन बना के उसको भी सेव कर लेगा। मतलब कोई फाइल है, हमने सेव कर लिया एसपी पे, अगर हमने उसमें वर्जनिंग इनेबल कर दी तो जब वो उसमें जो भी चेंजेस आएगा वो न्यू वर्जन बना के उसमें सेव कर देगा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मल्टी फैक्टर, एक मिनट रुकिए।
अच्छा जी, इसके अंदर आप सॉरी क्या पूछे थे यार, दोबारा पूछेगा सर? कोई सवाल कर रहा था, दोबारा से करेगा जरा? मल्टी फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। नहीं उस्मान भाई, हम वर्जनिंग के बारे में बात कर रहे थे और मैंने उसका जवाब दिया था। हाँ, वर्जनिंग का मैं थोड़ा सा और डिटेल भी बता देता हूँ। वर्जनिंग नॉर्मली हम लोग रिटेंशन के लिए रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब वर्जनिंग का डाटा रख रहे हो ना तो सेम डाटा आना चाहिए, डाटा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। डाटा सेम होगा तो आप इजीली लेके चल सकते हैं। अच्छा, अभी कौन कौन हमारे साथ ज्वाइन किया है, मैं अटेंडेंस भी लगा लूँ उससे पहले कि अटेंडेंस रह जाए। मैंने अटेंडेंस लगा ली थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ। पता है कि आपका जो डाटा है अगर आप डिलीट कर रहे हो खुद से या कोई कर रहा है तो क्या नाम है, मल्टी फैक्टर के बाद इसके अंदर वो डिलीट करते वक्त मल्टी फैक्टर मांगेगा आपसे। अगर मल्टी फैक्टर नहीं मांगा तो फिर वो आपको डिलीट नहीं करने देगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका डाटा सिक्योर रहेगा। S3 ऑब्जेक्ट लॉक की बात करेंगे तो इन्फोर्स राइट वंस रीड मैनी का ऑप्शन यूज होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा वो इन्फोर्स करेगा कि लिख ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट लॉक कर देगा, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर मल्टी रीजन आपने करना है, अपनी DR बनानी है आपने, तो फिर आप क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन को यूज़ करते हैं, CRR जिसे हम कहते हैं। S3 की स्टोरेज मॉनिटरिंग की बात करें तो AWS कॉस्ट एलोकेशन रिपोर्ट्स आ जाती है, ठीक है ना, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं S3 बकेट के ऊपर, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डायमेंशंस होता है, मल्टीपल बिजनेस डायमेंशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, नेम्स हैं, एंड देन AWS की कॉस्ट एलोकेशंस आती है टू व्यू यूजेज एंड कॉस्ट एग्रीगेटेड बाय द बकेट टैग, ठीक है। अच्छा जी, स्टोरेज क्लास की एनालिसिस मैंने आपको बताई थी, या तो आप इंटेलिजेंट ईयर ले लो, खुद डिसाइड करता रहेगा वो, या दूसरे ऑप्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप सिंपल जो है वो एक क्लास रखोगे और फिर मैनुअली दूसरी क्लास में मूव करोगे, जिससे पैसे कम हो जाएंगे। और थर्ड, आप लाइफ साइकिल रूल लगा दो। जब आप लाइफ साइकिल रूल लगा दोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि लाइफ साइकिल रूल लगाने से कि अगर आपका स्टैंडर्ड में 30 दिन तक डाटा नहीं आया तो वो मूव कर देगा तमाम डाटा को इंटेलिजेंट टियरिंग के थ्रू दूसरे जो स्टोरेज क्लासेस है ना उसके अंदर, जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जो है अपने पैसे बचा सकते हैं। आपको बार बार ये गम ये टेंशन नहीं होगी कि यार जो है वो डाटा जो है वो मेरे ज़्यादा पैसे खा रहा है या कम पैसे खा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको टेंशन नहीं होगी। ओके, amazon क्लाउड वॉच मैट्रिक्स टू एस, जी जी फिजिकल मूव करता है ये। नहीं तो देखिए ना ना ना, देखिए टैगिंग चेंज करने से पीछे स्टोरेज क्लास थोड़ी चेंज हो जाएगी। आप कॉन्सेप्ट लेना, स्टोरेज ना 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 ना, मैं आपको बताता हूँ इसका आसान हल, पता क्या है? अभी मैंने क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है आपको स्टोरेज क्लासेस डिटेल से, इसलिए आपको अभी पता नहीं होगा। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, एक वक्त में 3 डाटा सेंटर में आपका डाटा रखा होगा। उससे नीचे आ जाए स्टैंडर्ड के बाद आता है मेरे ख्याल है स्टैंडर्ड वन जोन एक्सेस ना, या सिंगल जोन एक्सेस। सिंगल जोन एक्सेस क्यों होता है, सिंगल जोन एक्सेस का मतलब पता है क्या? सिंगल जोन एक्सेस का मतलब ये है कि आपका डाटा एक डाटा सेंटर में रहेगा। तो ये क्या करेगा, नहीं पता होता सामने, आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी अजम्पशन ये कहती है कि 2 डाटा सेंटर से डाटा डिलीट कर देगा या किसी ऐसी स्टोरेज क्लास में रख देगा जिसकी रिडंडेंसी नहीं बनी हुई होती। सिंपल। ग्लेशियर का मतलब ऐसी स्टोरेज क्लास जो बहुत ही सस्ती, या हमारी जान में बोले बहुत थकी हुई है, लेकिन उसको वो हाई अवेलेबिलिटी वगैरह होगी, लेकिन उसके अंदर डाटा रखने में निकालने में जो टूल इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत सस्ते इस्तेमाल हो रहे हैं।
इसलिए उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब हमें टेंशन नहीं, हमारा डाटा दिखाता थोड़ी है कि आपका डाटा जो है वो पीछे जा रहा है, वो कर रहा है, और अभी जो है वो डाटा मतलब अपलोड हो रहा है नई ड्राइव में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने स्टोरेज क्लास चेंज किया, आपका मसला हल, चलना शुरू हो जाएगा वो। ये फायदा होता है। सूरज, आपको समझ में आ रहा है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से मुझे 3 लोकेशन मैनेज करनी है हाँ। फॉर रिडंडेंसी पर्पस के उसका जो डेटा लॉसेस ना हो। एक चीज ये, दूसरा लोड बैलेंसर्स के नियर बाय के जो यूजर्स हैं वो नियर बाय सर्वर्स के ऊपर एक्सेस करें। इस टीम के अंदर हमारी रेप्लिकेशन किस तरह से हो रही होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, परफॉर्मेंस कोई डाउन तो नहीं होगी, उसको हम S3 में मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जब आप परफॉर्मेंस डाउन की बात करते हैं, डाटा अगर आपने अपलोड किया या डाउनलोड किया, डेटा हमारा बिग डेटा होगा और बिग डेटा की वॉल्यूम ज़्यादा होता है। हाँ, तो बिग डाटा का जो भी डाटा होगा ना, वो यहाँ पे एज अ रॉ फॉर्मेट रखा हुआ होगा। रॉ फॉर्मेट की उसके ऊपर जो है ना चीज़ें चल रही होंगी। तो रॉ जब डाटा होता है ना, तो वो उसी तरह ट्रीट करता है सर नॉर्मल डाटा। उसके लिए तो डाटा डाटा है, चाहे वो मीनिंगफुल हो या अनमीनिंगफुल हो। यानी बेसिकली इसमें सिंपल ये होता है कि स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है। रो को हम नहीं कह पाएंगे, डेटा तो हम क्लासिफाइड ही रखते हैं सारा। हम्म, ऐसा ही है, लेकिन आप सिक्योरिटी की बात कर देना फिर यहाँ पे, जो आप क्लासिफाइड डाटा रखेंगे वो सिक्योर करके रखेंगे ना। डेटा तो सिक्योर ही रहेगा, तो इनसिक्योर नहीं हो जाएगी डेटा तो। डाटा कभी भी इनसिक्योर नहीं होता यहाँ पे। डाटा कभी भी इनसिक्योर नहीं होता यहाँ पे ना। डाटा हमेशा सिक्योर रहेगा आपका उस जो है ना। केस में हम S3 के 3 टीयर्स मैनेज करेंगे। S3 के जैसे जो अगर टीयर्स होते हैं ना, वो मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, खुद मैनेज करता है, नंबर वन। दूसरा, S3 के टीयर का ताल्लुक आपकी नहीं, मैं कह रहा सिक्योरिटी। हूँ 3 कॉपीज मैनेज करेंगे। ना 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 ना, वो आप अगर वर्जनिंग लगाना चाह रहे हैं तो यस। नहीं, वर्जनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर वर्जनिंग समथिंग एल्स। वो तो हर हर इंस्टेंस में वर्जनिंग मैनेज हो रही होगी ना, हम्म कि हम्म। कब किसने क्या मैनेज किया, क्या मॉडिफाई किया, वो अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपनी रिडंडेंसी को, इसको रिडंडेंसी कैसे ही, या इसको हम इसको कहते हैं टीसीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसका जो डीआर साइड भी कह लें, डीआर की नहीं कहूँगा मैं इसको। लाइक हमें रिप्लिकेशन मैनेज करनी है 3 स्टेट्स के ऊपर ना, सेम डेटा की। हम्म। और एक तो रिक्वायरमेंट ये है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो उस रीजन के नियर बाय, लाइक फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का यूजर है तो इस्लामाबाद के नियर बाय सर्वर्स को यूज करेगा, कराची के यूजर कराची के सर्वर्स को यूज करेगा। तो वो नियर बाय सर्वर्स भी हो, लेकिन उनकी जो डीआर वाई का कंडीशन है ना, वही भी सेटिस्फाई हो रही हो, प्लस रेप्लिकेशन भी मैनेज हो रही हो, सब जगह स्टेट सेम है। सब जगह बराबर ही रहेगी, हमें कुछ भी नहीं करना, मैं वही बता रहा हूँ ना। ये सब कुछ खुद मैनेज करेगा। हमने सिर्फ क्लास डिसाइड करनी है कि हमने डाटा हफ्ते बाद निकालना है, महीने बाद निकालना है, हर मिनट पे निकालना है, 6 महीने पे निकालना है, या साल पे निकालना है। हमारी इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पर हमारी स्टोरेज क्लास डिसाइड होगी। ओके, तो हमारे पास तो कुछ इस तरह से मुझे हमें हर वक्त चाहिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे शायद हमें 6 महीने में एक बार रिक्वायर्ड हो, तो वो तो हमारी हर हर स्टेट में इनकी क्लासिफिकेशन बदल होगी। देखें, इसका सिंपल डाटा होता है लाइफ साइकिल रूल लगाना। लाइफ साइकिल रूल जब आप लगाते हैं, मैं स्लाइड खत्म कर लूँ ना, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम उसके ऊपर बात कर बिल्कुल, लेते हैं। आप करना। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। Amazon क्लाउड वॉच मैट्रिक्स फॉर S3 का बिल्कुल सिंपल मतलब ये है कि ये S3 की इंटीग्रेशन करता है क्लाउड वॉच के साथ, और उसका जो एंड यूज़र एक्सपीरियंस है, इंडिकेटेड मॉनिटरिंग, अलार्मिंग, आपके S3 के ऊपर, वो तमाम चीज़ें यहाँ से देखता रहता है। इसी तरीके से वाइस वर्सा है, क्लाउड वॉच अपने लॉग्स S3 में रखता है, लेकिन S3 की मॉनिटरिंग देखता है सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों के हिसाब से, वो क्लाउड वॉच देखता है। क्लाउड ट्रेल मैनेजमेंट हम ये कर चुके हैं, हमारा डाटा इवेंट्स वगैरह सारा इसी पे रखा होता है। इवेंट नोटिफिकेशन, कोई डिलीट हुआ, कुछ डाटा ऐड हुआ, इसका ईमेल आपको आना शुरू हो जाएगा। तो हम एसएनएस यानी कि सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस भी लगाते हैं इसके अंदर, जिसका फ़ायदा सबसे बड़ा में ये होता है कि हम कोई भी डाटा ऐड या डिलीट करेंगे वो मिल जाएगा हमें यहाँ पे। S3 एक्सेस मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट योर डाटा इज Amazon S3 बाय डिफॉल्ट, यूजर ओनली हैव एक्सेस टू द S3 रिसोर्सेज दे क्रिएट।
You can grant access to other users by using one or a combination of the following access management features. आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा. इसके अंदर आई एम टू क्रिएट यूजर एंड मैनेज देयर रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस, यानी कि आपका जो आई एम यूजर है ना, उसके अंदर मैं आपको एक्सेस दूंगा कि आप S3 का डाटा रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं. इसी तरह से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL जिसे कहते हैं, इसके अंदर आप इंडिविजुअल यूजर्स को किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सेस दे सकते हैं. और फिर लगती है बकेट पॉलिसी, जिसके अंदर मैं बताता हूँ आपको JSON के ऊपर कि आपकी बकेट किन किन जगहों से खुलेगी, किन जगहों से डाटा एक्सेस होगा कैसे नहीं होगा, इसके आप JSON के ऊपर पॉलिसी बना सकते हैं. प्री साइन URL, कल किसी साथी ने बताया था कि सर हमें 2 घंटे का किसी को एक्सेस देना हो, 3 घंटे का देना हो, कोई ऑडिट टीम आई हुई है, वहां पे प्री साइन URL चलता है. ऑडिट लॉग की हम बात करेंगे तो ऑडिट लॉग के अंदर क्या है कि आपका जो भी लॉग्स हैं वो ऑडिट हो रहे होते हैं, ठीक है, और आप अपने ऑडिट लॉग्स को इसके अंदर S3 में रख सकते हैं. जो भी S3 वगैरह के लॉग्स हैं, और S3 के अपने जो बकेट के लॉग्स हैं वो भी दूसरे S3 में जा रहे होते हैं कि उस S3 बकेट में क्या काम हो रहा था, उस S3 के ऊपर जो भी काम हो रहा था उसके जो लॉग बनते हैं वो दूसरी S3 में हम रखते हैं ताकि हमारे पास ऑडिट लॉग्स भी रहे. सिक्योरिटी फीचर्स की बात करेंगे तो एंड पॉइंट्स मौजूद है हमारे पास. VPC एंड पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं कि आप AWS की जो मशीन्स हैं उनको प्राइवेटली S3 से बात कराते हैं. इंटरनेट पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, अंदर ही अंदर जो है ना कनेक्शन बन जाता है. उसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड पॉइंट कहते हैं, यानी कि नेटवर्किंग एंड पॉइंट्स बनते हैं. बट इसमें IP नहीं होती, ये गेटवे लेवल होता है, गेटवे बना हुआ होता है. इंक्रिप्शन आप लगा सकते हैं. इंक्रिप्शन 2-3 किस्म की होती हैं. SSE कहलाती है सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ठीक है, तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन इसके अंदर आप लगा सकते हैं. SSE वे KMS की मैनेजमेंट सर्विस, SSE वी कस्टमर प्रोवाइडेड की, CMK जिसे कहते हैं, यानी कि आप अपनी की देंगे भाई मेरी वाली की लगा दो, लेकिन उसके अंदर डिक्रिप्शन की जिम्मेदारी मेरे भाई आपकी होती है. SSE विद AWS KMS, यानी कि SSE KMS हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मैसी AWS मैसी जो मशीन लर्निंग सर्विस है. क्यूरी इन प्लेस, इसका मतलब ये है कि आप S3 को एथीना के साथ यूज कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिटिक्स. S3 सेलेक्ट के नाम से एक सर्विस है जो एनालाइज करती है और फिर आपको डाटा प्रोवाइड करती है. ट्रांसफर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या काम करती है मेन. ट्रांसफर एक्सेलरेशन का मेन काम ये होता है कि आपके डाटा की स्पीड को ये बढ़ा देता है. बेस्ट स्ट्रेटेजी टू डिप्लॉय स्टैटिक साइट टू S3, ये वो है चीज़ जो लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि S3 की वेब सर्विस के ऊपर आप अपनी वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हो स्टैटिक. हमने 3 साल चलाई है इसके ऊपर अपनी साइट. आपका मेन पेज है कोई भी, उसको आप S3 पर रख दें और राउट 53 के DNS से उसको बाइंड कर दें, चल जाएगा. इसकी एक लैब हम करेंगे और इस वेबसाइट को चला के देखेंगे. डोमेन भी हमारे पास है, वो डोमेन के ऊपर हम लाइव करेंगे इंशाल्लाह इसको. ये लैब्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो लैब्स की क्लास होंगी उसमें इंशाल्लाह इसको परफॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है.